नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में सिंचाई की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि मध्य प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट हैं और उनका आबवाय क्षेत्र क्या क्या है। उन सब नदियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश की सिंचाई के बारे में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के क्या क्या साधन है, कौन से क्षेत्र में किन साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में जो सिंचाई, अगर मध्य प्रदेश में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई क्या होती है। अगर हम सिंचाई की परिभाषा को देखें कि सिंचाई क्या होती है, तो अपर्याप्त वर्षा या अवर्षा, यानी पर्याप्त वर्षा ना हो या अवर्षा हो, यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है, अपर्याप्त वर्षा या अवर्षा की ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो इस स्थिति में फसलों को कृत्रिम रूप से जो पानी दिया जाता है, फसलों को कृत्रिम रूप से मानव निर्मित तरीकों से पानी दिया जाता है, तो उसी को हम सिंचाई कहते हैं। यानी अपर्याप्त वर्षा या अवर्षा की स्थिति होने पर फसलों को जो कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है उसी को सिंचाई कहते हैं हम। मध्य प्रदेश में जो सर्वप्रथम सिंचाई के लिए जो साधन बनाया गया था, तो सर्वप्रथम चंदेल शासक थे, जो खजुराहो क्षेत्र में जो चंदेल शासक, चंदेल राजा थे, उन्होंने सबसे पहले सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करवाया था। तालाबों का निर्माण कराने का उनका उद्देश्य था कि जो वर्षा का पानी रहता है तालाबों में स्टोर हो जाता है, आगे चल के उनसे कभी भी पानी लिया जा सकता है और सिंचाई की जा सकती है। तो सर्वप्रथम चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश में तालाबों का निर्माण करवाया था सिंचाई के उद्देश्य से। तत्पश्चात मध्य प्रदेश में 1923 में बालाघाट जिले में एक नहर बनाई गई थी सिंचाई के लिए, जिसका नाम था बैनगंगा। तो 1923 में बालाघाट जिले में बैनगंगा नहर का निर्माण किया गया था सिंचाई के लिए। किस जिले में हुआ था? बालाघाट जिले में बैनगंगा नहर का निर्माण हुआ था। यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के कितने प्रमुख साधन हैं, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं। कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है और मध्य प्रदेश में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो जो कुओं एवं नलकूपों का सिंचाई करने का जो क्षेत्र है वो 69.49% मतलब जो हिस्सा है वो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके बाद यदि नहरों की बात करें तो नहरें जो है वो 17.8% भाग में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। यदि तालाबों की बात करें तो तालाबों में 2.8% भाग पर तालाबों से सिंचाई की जाती है, यानी सबसे कम क्षेत्रफल तालाबों से सींचा जाता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम कुओं और नलकूपों की बात करते हैं, तो सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो कुओं एवं नलकूपों के द्वारा की जाती है। यानी मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान जो सिंचाई के क्षेत्र में है वो कुओं एवं नलकूपों का है। किसका? सिंचाई के क्षेत्र में कुएं एवं नलकूपों का। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने के लिए 4 क्षेत्र अग्रणी है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 4 क्षेत्र जो अग्रणी है वो पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार हमने मध्य प्रदेश की मैप में देखा था। मध्य प्रदेश की जो हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पहली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने मैप के बारे में चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश, और गठन में भी हमने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश का पश्चिमी जो हिस्सा है वो मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार में कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। चंबल बेसिन क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश का उत्तरी जो भाग है वो चंबल बेसिन क्षेत्र है। बुंदेलखंड का पठार यानी मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो बुंदेलखंड उच्च भूमि, यहाँ पर भी कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई की जाती है। और जो चौथा हिस्सा है वो है मध्य नर्मदा एवं सतपुड़ा क्षेत्र, यानी जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी और जो बीच वाला हिस्सा है, यानी होशंगाबाद हरदा वाला जो हिस्सा है नर्मदा सतपुड़ा क्षेत्र, इसमें भी कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई की जाती है। तो मुख्यतः ये 4 क्षेत्र जो है ये अग्रणी है किसके लिए? कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई के लिए। इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि सर्वाधिक कुएं एवं नलकूपों से जो सिंचाई की जाती है वो पश्चिमी क्षेत्र में की जाती है। सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है कुएं एवं नलकूपों से, यदि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक जो की जाती है वो पश्चिमी क्षेत्र में की जाती है। उसमें भी यदि जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो कुएं एवं नलकूप की संख्या जो है, यदि हम एक जिले में, पूरे एक जिले के क्षेत्रफल में कुएं एवं नलकूपों की संख्या गिने तो सर्वाधिक जो संख्या है वो उज्जैन जिले में है। उज्जैन जिले में सर्वाधिक कुएं एवं नलकूप पाए जाते हैं। और यदि घनत्व की बात करें, यदि संख्या में बात करें तो उज्जैन जिले का पहला नंबर है। यदि घनत्व की बात करें तो इंदौर जिले का पहले नंबर है। यदि घनत्व में पूछा जाए कि सर्वाधिक कुएं और नलकूपों का घनत्व किस जिले में ज्यादा है तो उसमें आएगा इंदौर। यदि संख्या में पूछा जाए तो उसमें आएगा उज्जैन जिला। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो भिंड, मुरैना और दतिया या उत्तरी वाले क्षेत्रों में भी इनकी संख्या अधिक है कुएं एवं नलकूपों की। भिंड में, मुरैना में, दतिया में और उत्तरी में जो क्षेत्र है ग्वालियर शिवपुरी साइड, इसमें भी कुएं एवं नलकूपों की संख्या अत्यधिक है। कुओं से जो सिंचाई की जाती है वो मालवा के पठार के उत्तरी भागों में
अधिक उत्तरी जो जिले हैं मालवा के पठार के उत्तरी जिले हैं, जैसे नीमच हो गया, अगर मालवा हो गया, ये शाजापुर हो गया, तो इन क्षेत्रों में मतलब कुओं से जो सिंचाई की जाती है मालवा प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में कुओं से ज्यादा सिंचाई की जाती है। और नलकूपों से जो सिंचाई की जाती है वो पश्चिमी क्षेत्रों में की जाती है। पश्चिमी क्षेत्रों से मतलब है कि जो हमारा रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, उज्जैन के नीचे आए तो इंदौर हो गया, इंदौर से धार हो गया, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है नलकूपों के द्वारा। तो ये हमने कुएं एवं नलकूपों की बात की। इसके बाद हम नहरों की बात करेंगे और तालाबों की बात करेंगे कि नहरों से कहां पर सिंचाई की जाती है और तालाबों से कहां पर सिंचाई की जाती है। तो एक बार और हम देख लेते हैं कि कुओं एवं नलकूपों से जो सिंचाई की जाती है वो 69.49%, नहरों से जो सिंचाई की जाती है वो 17.8 यानी 17.8%, तालाबों से जो सिंचाई की जाती है वो 2.8% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम नहरों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे नहरों के बारे में। तो जो नहरें हैं, नहरों का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर नहरों से सिंचाई की जाती है, पहले स्थान पर कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई की जाती है। इसका जो कुल सिंचित जो क्षेत्र है वो 17.8% भाग है। मतलब जो 69.28% भाग पर जो सिंचाई की जाती थी वो की जाती थी नल एवं जलकूपों कुएं एवं नलकूपों से, और जो 17.8% भाग पर सिंचाई की जाती है वो की जाती है किससे? नहरों से। जो नहरें हैं वो चंबल घाटी क्षेत्र में चंबल घाटी क्षेत्र में नहरें हैं, जैसे श्योपुर, भिंड, मुरैना में है, ग्वालियर में है। बुंदेलखंड में जो नहर है वो टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर इन जिलों को सिंचित करती है। नर्मदा घाटी जो क्षेत्र में वो विदिशा, होशंगाबाद, रायसेन इन जिलों को सिंचित करती है। नहरों के बाद हम बात करेंगे तालाबों की। तो जो तालाब है, जो तालाब से सिंचाई की जाती है वो सबसे कम तालाबों से सिंचाई की जाती है मध्य प्रदेश में, यानी 2.3% भाग पर जो सिंचाई की जाती है वो तालाबों के द्वारा की जाती है। तालाब जो है वो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा इत्यादि जगह पर तालाब स्थित है। तो इन बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचित जिले जो हैं, मध्य प्रदेश में जहां ऐसे जिले जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, सिंचित जिले हैं, तो वो जिले होशंगाबाद, ग्वालियर, दतिया। तो ये जो जिले हैं यहाँ पर सर्वाधिक सिंचित जिले हैं। यदि न्यूनतम सिंचित जिलों की बात करें तो जो न्यूनतम सिंचित जिले हैं वो कौन कौन से? डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, ये न्यूनतम सिंचित जिले हैं। और 5 जिले जो ऐसे हैं जिन्हें काले जिले घोषित किया है, काले जिलों में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, तो ये काले जिले घोषित किए गए हैं। यदि सर्वाधिक भूमिगत जल की भंडार की बात करें कि सर्वाधिक भूमिगत जल का भंडार कहां पर है, तो होशंगाबाद जिला जो है यहाँ पर सर्वाधिक जल का भूमिगत भंडार है। और यदि सबसे कम भूमिगत जल के भंडार की बात करें तो बुरहानपुर जिले में सबसे कम भूमिगत जल का भंडार है। यदि पवन चक्कियों से सिंचाई की बात करें कि पवन चक्कियों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तो वो इंदौर जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियों से सिंचाई की जाती है। आपने देखा होगा कि इंदौर या भोपाल, आप ये रोड पर सफर किया होगा, यदि इंदौर से भोपाल तरफ आए होंगे, देवास के पास ही ये बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हैं, तो उनसे सिंचाई की जाती है, सिंचाई के लिए उनका उपयोग किया जाता है। नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन जो किया गया था 1980 में किया गया था। नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन कर सिंचाई के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया था। 1980 में इसका गठन किया गया था। यदि सर्वाधिक सिंचित फसल की बात करें तो गेहूं जो होती है ये सर्वाधिक सिंचित होती है, इसे सबसे अधिक पानी की जरूरत रहती है, सबसे अधिक सिंचाई करनी पड़ती है। यदि सिंचित भूमि की बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी सिंचित भूमि है, तो 7,880 हेक्टेयर यानी 7,880 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित भूमि है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कुछ नहरों की। जो मध्य प्रदेश में कुछ विशेष नहरें हैं, तो नहरों के बारे में बात करेंगे, वो कौन सी नदी से निकलती है, किस क्षेत्र में बहती है, तो उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे चंबल नहर की। चंबल नहर जो है वो चंबल नदी से निकलती है, जैसा कि जानते हैं चंबल नाम से चंबल नदी से निकलती है। ये चंबल संभाग जो है उसमें बहती है, ग्वालियर संभाग जो है, इन 2 संभागों में ये बहती है चंबल नहर। इसके बाद बात करेंगे तवा नहर की। तो तवा जो नहर है वो तवा नदी पर स्थित है, होशंगाबाद जिले में ये बहती है। इसके बाद करेंगे हलाली नहर की। हलाली नहर जो है वो बेतवा नदी पर है, रायसेन और विदिशा में ये बहती है, और रायसेन और विदिशा की जमीन को ये सिंचित करती है। इसके बाद करेंगे बारना नहर की। बारना नहर जो बारना नहर है वो बारना नदी पर स्थित है, होशंगाबाद और रायसेन को सिंचित करती है। इसके बाद बात करेंगे राजघाट नहर की। राजघाट जो नहर है वो बेतवा नदी पर है। ये राजघाट जो है ये करती है, ये जो अपना क्या बोलते हैं दतिया वाला क्षेत्र, दतिया और टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, अब टीकमगढ़ अलग हो गया, तो इस क्षेत्र को ये सिंचित करती है राजघाट नहर। इसके बाद बात करेंगे नर्मदा नहर की। तो नर्मदा नहर जो है नर्मदा नदी पर है, होशंगाबाद वगैरह को ये करती है। इसका नया नाम याद रखना, इसका नया नाम हो गया इंदिरा नहर। इंदिरा नहर इसका नया नाम हो गया, पहले इसका नहर नर्मदा नहर था, इसका नया नाम नर्मदा नहर
इंदिरा नहर कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के नहरों के बारे में चर्चा की है, मध्य प्रदेश के तालाबों के बारे में, नलकूप और कुओं के बारे में चर्चा की है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो भी सिंचाई के संसाधन थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये परसेंटेज वगैरह पूछी जा सकती है, सिंचित जिले वगैरह पूछे जा सकते हैं, काले जिले वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इस तरीके से हमने अपना ये आज का टॉपिक खत्म किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।